Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. जो आपका कल का पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं तो आप बताइए आप सारे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो इनफ होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स तो ऐसे होते ही है ना जो लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं, जैसे वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। तो अगर आप इन सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो दोबारा से रिपीट हो। ठीक है, तो देखिए सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मैं आज बता दूंगी कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। ठीक, जैसे कि फर्स्ट है 2018 के पेपर में कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कल मैंने आपके साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो को शेयर किया था और मैंने कहा था कि आपके जो है 4 पीरियड दिए गए हैं। वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिवल पीरियड और जैनिक पीरियड यूनिट फर्स्ट में। तो आप चारों पीरियड के टॉपिक्स को, जो उनके फीचर्स है या उसमें करिकुलम क्या दिए गए हैं, जैसे पबज्जा और उपसंपदा संस्कार में क्या डिफरेंस है, तो इनके टॉपिक्स के अंदर के कंटेंट जितना भी दिया गया है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है ये। ठीक है, तो आप लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो ऑलरेडी शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो देखिए ये ना दो क्वेश्चन को एक साथ दिया गया है। ये आपको एक क्वेश्चन था उसमें आपको दोनों करने होंगे, ए और बी करके दिया गया है ये। ठीक है, 2018 में। तो आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को चूज करते हैं तो आप ये को दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैकाले मिनट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कमेंट। मैकाले की मिनट ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा दी है, इसकी टिप्पणी करनी है। ये भी मैंने आपको कल बताया था शॉर्ट में। तो आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लीजिए, शॉर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन मीटिंग चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देती हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, फिर आई थिंक आप अपनी लैंग्वेज में इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैकाले मिनट वाला है तो ये आप अपनी लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको इसका पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैकाले मिनट कौन थे, इन्होंने क्या हिस्ट्री दी थी एजुकेशन के रिगार्डिंग, क्या इनके रिकमेंडेशंस थे एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो ये तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए हो सकता है अ, आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ ठीक ना लगे क्योंकि मेरा ना थोड़ा गला खराब है। मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मुझे फीवर था। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया है और गला भी बहुत ख़राब है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम लग सकती है आपको, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम है। आपको तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है, मेरी आवाज़ से लेना देना। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब दुनिया भर के जैसे देश है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, उनका समाज, ठीक है, जब वो आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, मिलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी मतलब आर्थिक, संस्कृति और तकनीकी विभिन्नताएं जो है वो आपस में उनका एक्सचेंज होता है। देखिए जब आपस में लोग मिलेंगे तो उनकी कल्चर, उनके कस्टम और उनकी इकोनॉमिक सब डेवलप होगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब यही है कि आपस में लोगों का मिलना, देशों का मिलना, उनकी अर्थव्यवस्थाओं का मिलना, उनकी संस्कृतियों का मिलना। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनकी लोगों की जो है आर्थिक, संस्कृति और तकनीकी जो है आपस में लेन देन होता है और उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक देश के लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो आई थिंक आप इसको ना इजिली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है,
अब अगर हम शिक्षा की चुनौतियों की बात करें तो मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देती हूँ। जैसे ये इम्पॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, रिवॉल्यूशन ऑफ स्टडी अब्रोड हो गया, या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए आपको ए बी दो दिए गए हैं, दोनों करने हैं। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। ये जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है तो ए और बी दो क्वेश्चन इसमें अटैच किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको दोनों करने होंगे ये। ठीक है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये भी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी का देखिए शॉर्ट में भी आया था, तो लॉन्ग में पढ़ेंगे तो शॉर्ट में भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि आप पहले लॉन्ग सारे प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग में नहीं आए, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। तो राइट टू एजुकेशन भी शॉर्ट में भी आया था, फिर ये भी शॉर्ट में आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन 2006 से 2009। ठीक है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं कि इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। अब बात करते हैं जनवरी 2020 के क्वेश्चन पेपर की। कल के मैंने आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको कहा था वैदिक एजुकेशन का ऐसे भी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो वैदिक एजुकेशन का जैसे कि मैं आपको चारों पीरियड बता चुकी हूँ, तो चारों पीरियड पढ़ लीजिएगा कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट वैसे जो है वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और मेडिवल पीरियड, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैनिज्म का भी एक बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वो भी कर लेना। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन और टीचर इन डिटेल। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की सिफारिशों से का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेशनलिटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक रेशनलिटी। ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि इकोनॉमिक रेशनलिटी क्या होती है, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि आर्थिक तर्कसंगता का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि हम अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करें, हम उसके लिए सही डिसीजन लें। मतलब कि हमें सही जगह पे कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को बचाना है, कैसे पैसे को खर्च करना है। ठीक है, वही इकोनॉमिक रैशनैलिटी होती है कि हमें अपने पैसे का सही जो है यूज़ कहाँ पे करना है, ताकि हम और ज़्यादा जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो शिक्षा, उसके बाद पूछा है कि शिक्षा का क्या रोल है इसमें। तो देखिए शिक्षा क्या होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक शिक्षित व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे सही ढंग से पैसे को कैसे खर्च करना है, क्या उसने डिसीजन लेना है, कहाँ पे उसने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उसने खर्च करना है। ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है, हम जो है तरक्की कर सकते हैं, हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हम अपने अंदर जो है अपने मतलब एजुकेशन को प्राप्त करके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेशनलिटी। ठीक, और एजुकेशन इसी तरीके से आपकी हेल्प करती है आगे बढ़ने में। ठीक, तो ये अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है राइट एंड एसे ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन एजुकेशन, ट्रिपल पी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी दिया गया था। ठीक, जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो बुद्धिस्ट पीरियड आ गया देखिए, फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आ गया, राइट टू एजुकेशन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए पेपर के जो प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। देखिए फिर से ग्लोबलाइजेशन के बारे में आ गया, अब की बार पूछा है कि वैश्वीकरण के संबंध में भारत में शैक्षिक सुधारों पर चर्चा करें। ठीक, नेक्स्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान और प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आया है। ठीक है,
अब है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, कोठारी कमीशन शॉर्ट पे भी आया था। देखिए जैनिज्म आ गया, ये एक ही बार आया है अभी तक 2021 में, ठीक है, बट पता नहीं, क्या पता इस बार भी आ जाए, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। वैसे 3 पीरियड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आते हैं। देखिए जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे मैंने अपने लास्ट 3 पेपर में भी आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, तो मैंने कहा था बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर वो शॉर्ट में नहीं आ रहे लॉन्ग में आ जाएंगे, लॉन्ग में नहीं आ रहे तो शॉर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। क्रिटिकली व्यू, तो देखिए LCF 2005 का जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो आप शॉर्ट नोट में ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल मेजर अडॉप्टेड फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप इन इंडिया। भारत में वंचित समूह की शिक्षा के लिए अपनाए गए उपायों की विस्तार से चर्चा करें। ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मीन्स की आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप इजली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर है व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक ऑफ आर एजुकेशनल प्लानिंग, गिव हर सजेशन टू ओवरकम देम, ठीक है, कि हमारी शैक्षिक योजना की प्रमुख कमियां क्या है और उन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से इसको लिख सकते हो। फिर है फैब 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सबसे पहला है विलियम हंटर के बारे में, तो इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिकमेंडेशन पढ़ रही है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE की, पहले भी वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रैशनैलिटी, फिर से रिपीट हुआ। फिर ऑटोनॉमी बता रही है हायर एजुकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स की, कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के गुण और दोष पर चर्चा करें, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए फिर से आगे LCF 2005 इन डिटेल, ठीक है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं, इसमें से आपके 5 में से 3 क्वेश्चन भी आ गए, तो आपको 5 में से 3 क्वेश्चन ही वहाँ करने होते हैं, ठीक है। या मैं कहती हूँ चलो 2 भी आ गए, ऐसा होता नहीं है। अगर चलो 2 भी मान लिया हमने कि 5 में से 2 क्वेश्चन इनमें से लग गए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपको उन 3 क्वेश्चन में कुछ नहीं पता होगा, 3 में से डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आप अपनी लैंग्वेज में या आपने उसके बारे में कभी पढ़ा होगा, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए जिन क्वेश्चंस के बारे में हमें पता होता है, मैंने आपको बोला 5 में से 2 आपको पता है, मैंने इनमें से जो आपको बताए हैं वो वहाँ पर हिट कर गए, ठीक है, आ गए वो क्वेश्चन, तो आप 2 इजली लिख सकते हैं, आपको उसमें लिखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन का आंसर पता होगा, हम फटाफट उन क्वेश्चंस को कर देंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन हमें नहीं पता, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आप डेफिनेटली करके आइएगा, छोड़ के बताइएगा कोई भी क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।